अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम फिज़िक्स 101 का लेक्चर नंबर 42 कर रहे हैं, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में है। अच्छा, ये 39 से ऑनवर्ड जो लेक्चर हैं, ये ऐसे लेक्चर हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। आई मीन कि आम बंदे की समझ में नहीं आते कि ये मैं क्या कह रहा हूँ जी। अगर मैं तेज़ रफ़्तार से भागूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा। ख़ैर, ये थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी वाले लेक्चर हैं। मुश्किल लेक्चर हैं, इनको एक लेक्चर में समझना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसीलिए जो एमसीक्यूज़ देंगे वो आसान देते होते हैं, वो मुश्किल एमसीक्यूज़ नहीं होते, ठीक है? तो जो इसमें मेन चीज़ें होती हैं ना, जो मैं हाइलाइट करवाता हूँ, आप सिर्फ वही रीड आउट करके जाएँ और वही आ जाएँगे। लेकिन आएँगे वही, फिर भी आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन होगी क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा। तो जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा होता हूँ उसको एक बार पढ़ा करें, फिर हैंड नोट से भी लाज़मी रीड किया करें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास, द वर्ड क्वांटम मीन्स पैकेट और बंडल, ठीक है? क्वांटम का मीनिंग क्या होता है जी? एक पैकेट होता है या बंडल होता है, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। इस तरह अगर हम बात करें, वी हैव ऑलरेडी इनकाउंटर्ड द क्वांटम ऑफ लाइट कॉल्ड फोटोन। तो हमने क्वांटम को क्या कहा हुआ है? फोटोन कहा हुआ है, ये भी हमें पता है। इस तरह ये भी एमसीक्यूज़ आ सकता है कि क्वांटम को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। इन एन अर्लियर लेक्चर, पहले लेक्चर से हम पढ़ चुके हैं क्वांटम, सॉरी क्वांटा, ठीक है? प्लूरल ऑफ क्वांटम। देखो, क्वांटा कहते हैं एक फोटोन को, क्वांटम कहते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स को, ठीक है? प्लूरल आर डिस्क्रीट स्टेप वर्किंग। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि जो क्वांटम होते हैं लाइट्स के, ठीक है, वो एक स्टेप में होते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास, जिस तरह कि हम यहाँ पे एग्जांपल है स्टेयर्स की, कि आप जब सीढ़ी चढ़ते हो तो आपका कदम या तो नीचे वाली सीढ़ी पे होता है या फिर ऊपर वाली सीढ़ी पे होता है, दरम्यान में नहीं होता। इसी तरह इसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि जो क्वांटम होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं, दरम्यान में नहीं करते। आगे जी हमारे पास पॉइंट नंबर टू है हमारे पास। ये क्या हो रहा है? एक मिनट सिर्फ, एक मिनट। अच्छा, आगे पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, क्वांटम मैकेनिक्स इज़ द ट्रू फिजिक्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्ट। देखो, कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? इज़ अ ट्रू फिजिक्स। ये वो सच्ची फिजिक्स है जिसकी मतलब कि जो कि न्यूटन बिल्कुल ठीक है। वो किस पे? माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड क्या होती है? ऐसी दुनिया जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, आम आँख से नज़र नहीं आती। टू गेट एन आइडिया ऑफ द साइज इन द वर्ल्ड, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द एटम, which is normally considered to be a very small object, but you can see atomic nuclei। कहता है कि जो atomic nuclei होता है, ये चीज़ वो 10,000 टाइम स्मॉलर एटम से। अब देखो, यहाँ वो बात कर रहा है कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है, दरअसल एटम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है उसका एटम, ठीक है? तो वो बता रहा है कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो 10,000 टाइम छोटा है एटम से। यानी कि अगर बस समझ लें आप, सही है? उसके अलावा आगे बात कर रहा है कि जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं वो आर द येट अनदर 10 टाइम्स स्मॉलर देन द न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर ना हमारे पास दो पार्टिकल होते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एक होता है प्रोटॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। वो कहता है कि वो न्यूक्लियस से भी 10 टाइम छोटे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि हम एक एटम को भी देख नहीं सकते, और एक एटम से 10,000 टाइम छोटा है न्यूक्लियस, और फिर 10 टाइम्स छोटे हैं जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। यू नो डैट द न्यूक्लाई, ठीक है? न्यूक्लाई क्या होते हैं जी? न्यूक्लाई वो होते हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लाई कहते हैं ऐसे पार्टिकल्स को जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है? और मेड ऑफ क्वार्क्स। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लाई किससे बने होते हैं? वो क्वार्क्स से बने होते हैं, ठीक है? क्वार्क्स क्या होता है? क्वार्क्स आपके वो बेसिक चीज़ होती है जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बनाते हैं, ठीक है? बट एज़ येट वी डोंट नो इफ़ द क्वार्क्स हैज़, और ये बताया गया कि हम जो क्वार्क्स का साइज़ है हम वो मेजर अब तक नहीं कर सके। क्वार्क्स इतने छोटे होते हैं। अब आते हैं जी हम पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि इट इज़ पॉसिबल टू कवर क्वांटम मैकेनिक्स इन अ फ्यू लेक्चर, मच लेस इन अ सिंगल लेक्चर। कहता है कि वही बात है कि सिंगल लेक्चर में इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम स्टडी करते हैं जी। अब आता है जी हमारे पास क्लासिकल, ठीक है? क्लासिकल फिजिक्स कौन सी होती है? वो फिजिक्स जो आइंस्टाइन से पहले होती है, उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स इज़ एक्सट्रीमली गुड फॉर डीलिंग विद लार्ज ऑब्जेक्ट। कहता है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसको? बड़े ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए। क्लासिकल मैकेनिक बिल्कुल ठीक है, लेकिन बड़े ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए, मीन कि मैं भाग रहा हूँ या कोई कार वगैरह है, गाड़ी वगैरह है। लेकिन जैसे ही अगर हम बात करते हैं जी विद ऑन द एटॉमिक लेवल, बट ऑन द एटॉमिक लेवल इट फेल। ये क्या होती है? क्लासिकल फेल हो जाती है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि क्लासिकल फिजिक्स कहाँ फेल होती है? एटॉमिक लेवल पे फेल हो जाती है। द रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ द अनसर्टेन प्रिंसिपल। अब ये भी है कि क्लासिकल फिजिक्स क्यों फेल होती है? क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो इसकी रीज़न बनता है फेल होने का। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? कि इसे कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये वो प्रिंसिपल था जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एटम की ना हम एक साथ, मतलब कि एटम एक वक़्त में
पार्टिकल नेचर में होगा या एक वक्त में वेव नेचर में होगा, वो दोनों नेचर एक वक्त में अटेम्प्ट नहीं कर पाता। तो आगे देखें द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल के नॉट बी डिटरमाइंड सिमल्टेनियसली। आगे हमारे पास आके जो पोजीशन एंड मोमेंटम था, जिससे हमने कल पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ कहाँ पढ़ा था। हमने ये, अगर मुझे वो मिल गया तो ये था हमारे पास, ठीक है। ये जो हमारे पास ये वाली मैं हाईलाइट करता हूँ, ये वाली चीज़ से इसमें हम लोगों ने पढ़ा था। ये जो फर्स्ट है ना आपका एक्स है और सेकंड वाई है, देन सी है, ये पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं, और जो पी है ये मोमेंटम है। अगर हम एक वक्त में अगर हम मोमेंटम स्टडी कर रहे हैं तो हम उस वक्त में उसकी पोजीशन को बताना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। और अगर हम उसकी पोजीशन को बता रहे हैं तो हमारे लिए उसको उसके मोमेंटम को बताना और भी मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये सब कौन कह रहा था जी, हमारे पास ये क्या कहते हैं कि किधर गई, हाँ ये है, सही है, क्वांटम। अच्छा मैं यहाँ से स्टडी करता हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉपरली डिस्क्राइब द माइक्रोस्कोपिक। क्वांटम मैकेनिक्स ने माइक्रोस्कोपिक को बताया एज वेल एज, ठीक है, किसको एज वेल एज किसको बताया कि माइक्रोस्कोपिक, यानी कि बड़े जो वर्ल्ड है हमारे पास उसको भी साथ साथ बताया कि नहीं इस तरह होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जी, एटम और मॉलिक्यूल कैन ओनली एग्जिस्ट इन द सर्टेन एनर्जी स्टेट। ये जो फर्स्ट पॉइंट है बी वाला, ठीक है, ये पढ़ रहा हूँ मैं। कहता है कि एटम और मॉलिक्यूल कैन ओनली एग्जिस्ट, सिर्फ ये वहाँ एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर इनकी ना एक खास स्टेट होती है। देर दीज आर कॉल्ड अलाउड लेवल्स या फिर क्वांटम स्टेट्स। ये तो यहाँ पे हो गया, इसको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, इसको हम शेल्स भी कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो एक खास लेवल में पाए जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई इधर पड़ा है कोई इधर पड़ा है, ये चीज़ है, ठीक है। तो अगर जी हमारे पास पॉइंट नंबर सी है कि एटम्स और मॉलिक्यूल एमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन दे चेंज देयर एनर्जी स्टेट। ये भी बहुत अच्छी बात है। दरअसल हमारे एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एनर्जी कब रिलीज़ करते हैं, जब वो हायर एनर्जी, देखो मैं स्टार्ट से समझाता हूँ। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, लेकिन वो शेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आएगा तो वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर एनर्जी के लेवल तक जाएगा, आई मीन कि हायर एनर्जी शेल की तरफ जाएगा, तो वो क्या कहते हैं कि एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक है। तो ये वो बताया गया, इसमें हर चीज़ नहीं बताएगी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ऑब्जॉर्व, वो ये बताया गया कि इक्वल्स टू डिफरेंस एनर्जी बिटवीन द टू क्वांटम स्टेट्स। जो मैंने बात बताई है ना वो ज़्यादा आसान है, आप उसी को माइंड में रखिएगा। आगे जी, क्वांटम मैकेनिक्स ऑलवेज डील विद प्रोबेबिलिटीज़। अब प्रोबेबिलिटीज़ क्या होता है, ये बहुत मज़े की चीज़ है। प्रोबेबिलिटी देखें, जैसे कि मैंने कॉइन फेंका है, एक हेड एक टेल है, तो वो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा, ठीक है। चाहे उसको मैं 10 बार फेंक रहा हूँ, शायद वो 5 बार हेड आ जाए, 5 बार टेल आ जाए। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा नहीं होगा कि वो मतलब दरमियान से आके खड़ा हो जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती नहीं है। तो क्वांटम मैकेनिक्स ऑलवेज डील प्रोबेबिलिटी, यानी कि या तो वो अच्छा होगा या तो वो बुरा होगा, या तो उसकी वैल्यू 1 होगी या तो उसकी वैल्यू 0 होगी। प्रोबेबिलिटीज़ पे डील करती है, ये लाजमी आप इसको याद, इसको माइंड में रखिएगा। आगे हम बात करें तो जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड ब्रॉड अबाउट द क्वांटम रेवोल्यूशन, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी नंबर ऑफ सीरीज डिपेंड। अच्छा, क्या वो चीज़ें थी जिन्होंने ना, जो कि मतलब कि हमारे पास जो हमारी क्लासिकल थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसने क्वांटम मैकेनिक्स ने उसको एक्सप्लेन किया। तो देखो 3 हमारे पास चीज़ें हैं। एक हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, एक हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और एक हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड पजल ऑफ एटम्स स्पेक्ट्रा है, ठीक है। अभी 3 चीज़ें वो थी जो कि क्लासिकल थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे ही हमारे पास क्या कहते हैं कि मैकेनिकल फिज़िक्स आई, क्वांटम फिज़िक्स आई, उसने इसको आके एक्सप्लेन किया, और ये मतलब कि बिल्कुल दुरुस्त भी साबित हुए थे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें उसकी वजह बनी थी किसकी, क्लासिकल फिज़िक्स को गलत साबित करने में। और एक और बात बताऊँ, ये सिर्फ क्वांटम लेवल पे होता है, एटॉमिक लेवल पे होता है। हमारी ज़िंदगी में ये काम हो रहा होता है, लेकिन बिल्कुल उस स्टेट के अंदर जिसको हम देख भी नहीं सकते खैर आंख से। क्लासिकल फिजिक्स गिव्स द रॉन्ग बिहेवियर फॉर द रेडिएशन एमिट फॉर अ हॉट बॉडी। क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती थी, आपको मैं सिंपल वर्डिंग में बताता हूँ, ठीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूंगा। क्लासिकल फिजिक्स ने कहा था कि जो एक हॉट बॉडी होती है ना, वो हर टाइम रेडिएशन एमिट करती रहती है, ठीक है, हर टाइम डिंगी पिंगी जो भी है। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट था मैक्स प्लांक्स, ठीक है, मैक्स प्लांक्स ने ये जो क्लासिकल फिजिक्स की ये गलती थी उसको दुरुस्त किया। उसने एक इक्वेशन दी, E=hv। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसा ही है कि क्या कहते हैं कि एनर्जी रिलीज तो होती है या फिर ऑब्जॉर्व होती है, लेकिन वो खास एनर्जी के पैकेट्स में होती है। ऐसे नहीं कि जितनी मर्जी एनर्जी चाहे रिलीज़ होगी या फिर आ गई, नहीं, एनर्जी रिलीज़ तो होती है लेकिन एक पैकेट्स में होती है, जिसको उसने
क्वांटम का नाम दिया और मैक्सवेल की यहाँ पे इक्वेशन क्या है, इज इक्वल टू एच वी। ठीक है, ये मैंने इंडिकेट कर दिया, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास बी पॉइंट क्या है जी। बी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बी पॉइंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में है कि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि मैंने एक लाइट फेंकी एक मेटल के ऊपर, उसमें से इलेक्ट्रॉन का निकलना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। लेकिन मैं पढ़ता हूँ ब्रीफली, आइंस्टाइन postulate a quantum of light called photon which had particle properties like energy and momentum. This photon is responsible for knocking electron out of the। एक मिनट में आता हूँ, ठीक है, बस 2 मिनट दे मुझे, कहाँ से बंद होगी। हाँ, तो द फोटोन, ठीक है, इस रिस्पॉन्सिबल इस एक मिनट यार, ये तो डिंकी मिल गई थी। द फोटोन इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर नॉकिंग इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटल बट ओनली इफ़ हैज़ इनफ एनर्जी। अगर इसकी एनर्जी उतनी हो कि जिसकी वजह से मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सके। ये किसने कहा था, आइंस्टाइन ने कहा था। लेकिन ये क्लासिकल जो फिज़िक्स थी, क्लासिकल थ्योरी थी, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, आगे हम देखें तो आगे हमारे पास पॉइंट नंबर सी आता है। अब सी पॉइंट में क्या कहता है कि क्लासिकल फिजिक्स कैन नॉट। अच्छा, आपको मैं सिर्फ इसकी वर्डिंग बताता हूँ। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना एटम के इर्द गिर्द। ठीक है, ये 9th में भी कॉन्सेप्ट है, जिसने 9th की केमिस्ट्री पढ़ी है इसको पता होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मूव करता रहे तो एक ऐसा टाइम आता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो कंटिन्यूस मूव कर रहा है, एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। ये क्लासिकल फिजिक्स कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, और वो एक टाइम आता है कि वो एटम क्या कहते हैं कि जी उसमें न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम तबाह हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो अर्थ के ऊपर कोई मैटर एग्जिस्ट ही ना करे, सारे एटम इस तरह तबाह हो जाए। लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये किसने कहा था कि ये कहा था हमारे पास इन 1921 ने कहा था, नील्स बोर ने कहा था, अ ग्रेट डेनिश फिजिशियस था वो। ठीक है, उसने ये बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन एक पैटर्न के अंदर घूम करते हैं, एक शेल के अंदर मूव करते हैं और एनर्जी रिलीज़ नहीं करते। मूव करते हुए वो एनर्जी रिलीज़ कब करते हैं, जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जंप करते हैं। ये बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन तब अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं जब वो एक शेल से दूसरे शेल में मूव करते हैं। वो ऐसा ही एनर्जी रिलीज़ नहीं करते, और वो उस ऑर्बिट में मूव करते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम होता है। अब एंगुलर मोमेंटम में बताया गया है कि इस तरह के ना मतलब कि हर शेल में क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई होता है। h/2 पाई था हमारे पास, यहाँ पे शायद नहीं है वो, सही है। अब देखें आगे यहाँ पे एग्जांपल्स में क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है। अगर हम इस मोशन को पूरा सर्कल कर दें तो मतलब इलेक्ट्रॉन तो मूव करते रहेंगे लेकिन एनर्जी रिलीज़ नहीं करेंगे। अच्छा, पॉइंट 5 है हमारे पास। पॉइंट 5 में क्या कहता है कि वंस कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज दैट इज एक्सप्लेन थ्रू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था कि हम एक वक्त में मतलब कि यहाँ जिससे मैंने आपको पीछे बताया था कि ये चीज़ थी ना, अगर हम एक वक्त में किसी भी मैटर की, किसी भी मतलब पार्टिकल की अगर हम पोजीशन बता रहे हैं तो हम उसको मोमेंटम बताने के काबिल नहीं होते। ये था हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में था कि ये चीज़ होती है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लास्ट में बताया गया जी, मैं इंडिकेटर तो यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, फॉर दिस वी लर्न द किनेटिक एनर्जी। अब किनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है। दिस इज टेलिंग अस, अगर हमें बताया जाए, ठीक है, बताता है कि स्क्वीज़ द पार्टिकल, अगर हम पार्टिकल को स्क्वीज़ करते हैं इनटू अ टाइटर एंड टाइटर स्पेस। ठीक है, हम उसको बहुत ज़्यादा करीब करते हैं। ठीक है, द किनेटिक एनर्जी गोज़ अप एंड गोज़ अप, मतलब किनेटिक एनर्जी बढ़ती है इससे हम पार्टिकल को आपस में टाइटली बाउंड करते हैं। हमें एक बॉल की एग्जांपल देखी है। इस एग्जांपल में क्या कहते हैं जी कि कहते हैं अगर एक बॉल रेस्ट में पड़ी हुई है, सेकंड पड़ी हुई है, तो क्या वो बॉल रेस्ट में होगी, मतलब कि क्या उसकी जो पोजीशन है वो ज़ीरो होगी। तो अब हम उसकी पोजीशन तो बता सकते हैं, उसके अलावा हम उसका एंगुलर मोमेंटम भी बता सकते हैं, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स कहती है नहीं, ऐसा नहीं होता। हम उसकी पोजीशन तो बता सकते हैं लेकिन जो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है वो ज़ीरो नहीं होता। उस पर मतलब कि बॉल पड़ी हुई है, उस पर उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो तो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं ना। तो ये बात थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर हालत में हर टाइम मूव कर रहे होते हैं, हर टाइम। आगे चलते हैं जी। आगे एक एग्जांपल है, कोई खास एग्जांपल नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना। पॉइंट 7 किधर क्या। अच्छा, पॉइंट 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कहते हैं हाइड्रोजन एटम डज नॉट कोलैप्स इवन इफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव एनी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अराउंड द प्रोटॉन। अब कुछ मज़े की बात है, भाई हाइड्रोजन एटम होता है कोलैप नहीं करता, क्योंकि जिसको अंदर क्योंकि हाइड्रोजन एटम के अंदर ना एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका कोई खास एंगुलर मोमेंटम ही नहीं होता। अब वो प्रोटॉन से आगे टकराता क्यों नहीं है, ये वो बात बयान कर। तो अब देखो, मैं बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, अब वो
इलेक्ट्रॉन उसको भी हाथ से अगर मोमेंटम भी नहीं होता, वो गिरता क्यों नहीं है, उसकी रीज़न क्या है? द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स का ये कहती है कि वो गिर जाएगा, लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने अगेन कहा कि अगेन क्लासिकल फिजिक्स को गलत साबित किया और कहा द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एसेंशियली फोर्स द इलेक्ट्रॉन टू स्टे अवे फ्रॉम द प्रोटॉन। कौन कहता है जी? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने उसको फोर्स किया कि वो प्रोटॉन से दूर रहे। और वो किस तरह दूर रहे? इफ़ आई ट्राई टू गेट टू क्लोज, अगर हम इलेक्ट्रॉन को क्लोज करें प्रोटॉन के, तो काइनेटिक एनर्जी वुड राइज एसेंशियल बिकम्स, तो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसा मैंने बताया ना, पीछे हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि क्या होता है जी, जैसे हम क्लोज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती है। यहाँ पे मैंने देखिए बताया था आप लोगों को कि जिस तरह हम एटम को क्लोज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? बढ़ जाती है। तो हमें पता होना चाहिए। तो इस वजह से मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने की वजह से इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में गिरता नहीं है। आपको ये चीज़ पता हो, द काइनेटिक एनर्जी विच राइज इन ऑर्बिट बिकॉज, बस ये बात बताएगी, ठीक है। बस आपको पता होगा कि वो क्यों नहीं गिरता, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से नहीं गिरता। और इसमें बात क्या होती है जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जब वो प्रोटॉन के पास जाता है। जब प्रोटॉन के पास जाता है तो प्रोटॉन उसको पीछे धकेल देता है उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब क्लासिकल फिजिक्स ने एक और बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन जब मतलब मूव कर रहे होते हैं तो उसके एक खास बैरियर होता है और उस बैरियर से जो एनर्जी है वो बाहर नहीं आ सकती। लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने कहा नहीं, ऐसा होता है। और इस मतलब के एक बैरियर होता है उससे इर्द गिर्द, लेकिन वहाँ से जो एनर्जी है वो बाहर आ जाती है, उसको हम कहते हैं ट्यूनलिंग, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स प्रिडिक्ट व्हाट इज कॉल्ड ट्यूनलिंग ऑफ पार्टिकल्स थ्रू अ पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। देखो, थ्रू अ पोटेंशियल बैरियर, कौन सा बैरियर होता है जी? पोटेंशियल बैरियर होता है, जो कि क्या करता है जी, एटम उसको मतलब कि वहाँ से ना एनर्जी बाहर आ जाती है। अगेन वी शैल यूज़ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बट दिस टाइम द एनर्जी, देखो इस टाइम क्या होता है हमारे पास जी, द एनर्जी होता है, ठीक है। द एनर्जी टाइम वन इमेज द पार्टिकल। उस टाइम अगर आपको दिखाऊँ तो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक इक्वेशन दी थी, एक और वाली, वो हमारे पास एनर्जी वाली इक्वेशन थी, ठीक है। वो यहाँ पे होगी हमारे पास, ये देखिए, ये है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या बताता है जी, इसमें वो बताते हैं कि हम एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और टाइम एक साथ मेजर नहीं कर सकते। ये भी हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि क्या कहते हैं जी, कि क्या कहते हैं कि ट्यूनलिंग क्यों होती है? ट्यूनलिंग होती है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करके। और वो कौन सी अगेन होती है जी? वो हमारे पास ई और ये टी और H/2, ये वाली एनर्जी टाइम इक्वेशन, ठीक है। आगे जी पॉइंट नंबर 9 है हमारे पास, विदाउट टनलिंग। देखो, टनलिंग इतनी ज़रूरी है, अगर ये ना होता ना, टनलिंग का अमल ना हो रहा होता, आई मीन की एनर्जी उस बैरियर से बाहर ना आ रही होती, तो हमारा जो सन है वो ठंडा हो चुका होता। फर्स्ट पॉइंट में ये, फर्स्ट लाइन में ये बात बताई गई है, एज यू मूव नाउ इट इज़ पावर्ड बाय हाइड्रोजन फ्यून, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन फ्यून किस तरह होती है, या फ्यून रिएक्शन किस तरह होता है? दो हाइड्रोजन के आइटम आपस में मिलते हैं और क्या होता है, हमारे पास एक ब्लास्ट होता है। मिल के वो क्या बनाते हैं जी? वो हीलियम का न्यूक्लाई बनाते हैं। और इस काम में बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, जो कि ट्यूनलिंग के ज़रिए ट्यूनलिंग के ज़रिए होती है, ठीक है। अब मैं आपको सारा बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगेन सुन लें कि हाइड्रोजन फ्यून क्या होता है। दो हाइड्रोजन के एटम को मिलने को हाइड्रोजन फ्यून रिएक्शन कहते हैं। द प्रोटॉन मस्ट शो समवन शो अवर टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन टू गेट क्लोज इनफ so they can feel nuclear force and fuse with each other. But the thermal energy at the core of sun is not high enough. It is the only because the tuning effect allow proton to sometimes get close enough that fusion happens. देखो, अब इसमें आपको समझा दो क्या कहता है वो। देखो, सबसे पहले ना जो फ्यूजन रिएक्शन होता है, इसको होने के लिए दो प्रोटॉन को आपस में जोड़ने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है, जो कि सन के अंदर नहीं होती, ठीक है। लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कि बहुत मुश्किल से ना वो जुड़ जाता है और वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी रिलीज़ किसके ज़रिए होती है? ट्यून लिंक इफेक्ट के ज़रिए होती है, ठीक है। अब इसमें आ सकता है कि सन हमारा ठंडा क्यों नहीं होता, वो ट्यून लिंक इफेक्ट के ज़रिए होता है। आगे पॉइंट नंबर क्या कहते हैं जी, हमारे पास 10 है। ये भी हमारे पास क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में। प्रोबेबिलिटी हम आगे पढ़ चुके हैं, या तो हमारी वैल्यू अप हो गई, हमारी वैल्यू डाउन हो गई, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, जो ये चीज़ है ना, इसको हम अप स्टेट कहते हैं, इसको हम डाउन स्टेट कहते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, देखें, ओनली इन वन ऑफ टू एनर्जी स्टेट थिंग्स लाइक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम केट्स कहते हैं, ठीक है। वेर कॉल्ड केट्स बाय देयर इन्वर्टर
पोल डायरेक्ट। आपको पता होगा कि इन स्टेट को हम क्या कहते हैं, कैट्स कहते हैं। और ये किसने इन्वेंट की थी, ये पोल डायरेक्ट ने इन्वेंट की थी। सही है, आपको चीज़ों का पता हो, इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अप की, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 2/3 है, और नीचे आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/3 है। सब ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन को अप स्टेट जाने की मतलब इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जबकि नीचे स्टेट आने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है, और कुछ भी इसमें नहीं बताया गया, ठीक है। अगर हमसे आ जाए तो आप इसको भी कॉन्सेप्ट के ज़रिए कर सकते हो। यार एक तो ये बहुत मुश्किल होता है वीडियो बनाना। आगे लेक्चर्स में कुछ खास नहीं बताया गया, ये वही बताया गया है कि ये डबल स्प्लिट वाला हमारे पास एक्सपेरिमेंट होता है, जो कि पार्टिकल की वेव नेचर को प्रूव करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपकी इंटरफेरेंस हो रही होती है, और इंटरफेरेंस सिर्फ वेव पार्टिकल करते हैं। अगेन सुन लो, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किसको शो करता है, पार्टिकल की वेव नेचर को प्रूव करता है चीज़। .7 को कोई खास चीज़ नहीं है, बस याद रखिएगा कि द अबव 1926 कंट्री proposed a quantity that describe electron wave। ये एक बंदा था, उसने सिर्फ क्या कहा था, एक क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया था जो कि इलेक्ट्रॉन की वेव फॉर्म को प्रूव कर रहा था। सिर्फ ये याद रख लीजिएगा और कुछ ना याद रखिएगा। आगे बस ये देखें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें से एमसीक्यू मैंने देखा भी था और आया भी था एक, मतलब कि मैंने जो पास पेपर देखे हैं ना, उनमें एक एमसीक्यू इसमें से आया हुआ था। अब ये क्या है जी, अब वो कहते हैं कि देखो, फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस वन कैन इजीली सोल्व द स्क्रूइंग अगेन दस, मतलब कि कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कितना करीब हो सकता है। जो फर्स्ट वाला शेल है ना, फर्स्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉन है वो 32% क्लोज हो सकते हैं, जबकि सेकंड शेल वाले 44% क्लोज हो सकते हैं। और बात करें थर्ड की तो वो 18% है, अगर बात करें फोर्थ की तो वो सिर्फ 6% है, ठीक है। ये चीज़ लास्ट में देखिएगा कि फर्स्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो 32% क्लोज हो सकते हैं किसके, प्रोटॉन के, जबकि सेकंड वाले शेल के अंदर 44% इलेक्ट्रॉन क्लोज हो सकते हैं प्रोटॉन के। ये 2-3 एमसीक्यूज़ है, फर्स्ट 2 को याद रखिएगा, यही आपके हैंडआउट्स में दिया गया है और कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है। दरअसल ये लेक्चर काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं और बहुत मुश्किल होता है कि एक 20 या 22 मिनट की वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन करना और एक्यूरेट एक्सप्लेन करना, ठीक है। सिर्फ मेन पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर मुझसे कोई गलती हो तो माज़रत चाहता हूँ। टाइम भी नहीं है, मैंने आज आपके सारे लेक्चर कवर करने हैं, इसलिए मैं ये ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैंने आपको पूरे हैंडल्स बना के पूरी सारा कुछ बताना था। आया बाबा जी।